हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। हमारा आज ये चौथा लेक्चर है। हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर किए इस चैप्टर में। हमारा जो तीसरा लेक्चर था वो मोमेंटम के ऊपर था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ये लेक्चर सुनने से पहले, लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने मोमेंटम को एक्सप्लेन किया है। चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको मोमेंटम अच्छे समझ नहीं आएगा तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, पहले वीडियो नंबर 3 देख लीजिए, फिर वीडियो नंबर आप 4 देखिए इस चैप्टर का। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ पहले हम देखेंगे भाई न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे उसके इक्वेशंस क्या है, फिर उसके यूनिट से देखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी मोमेंटम में हमने मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, और मोमेंटम टॉपिक पढ़े हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको पहले से देख लो। तो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल what to force applied and change in momentum ये हो गया था हमारा यहाँ पे। एंड चेंज इन मोमेंटम is along डायरेक्शन, मतलब तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, यदि किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, फोर्स अप्लाइड का। जैसे कि हमने लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई, मतलब यदि किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, फोर्स अप्लाइड के होगा। और क्या होगा कि जिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी इसमें मैटर करता है कि मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ होता है चेंज इन मोमेंटम द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स, मतलब कि डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये होता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ फोर्स की बात करो, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हम लोग फोर्स को क्या लिख लेते हैं, F लिख लेते हैं। ये हमारा F हो गया। ठीक, फोर्स को क्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम, F हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम। आज मोमेंटम क्या था हमारा, जैसे लेक्चर नंबर 3 हमने समझा था डेल्टा P था बाय किसके रेस्पेक्टिव चेंज होता है, टाइम। तो ये हो जाता है हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन है तो हम इसको यहाँ क्या करते हैं, ऐसा K लिख देते हैं। और ये K क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है P, और ये हो जाता है डेल्टा T। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे K कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब आगे हम क्या करते हैं, अब इसको आगे बढ़ाना है तो उसको हम क्या करते हैं, डेफिनेशन काम खत्म हो गया है, यहाँ उसको हम निकाल देते हैं। इसका भी हमारा कोई यूज़ नहीं होने वाला है, वो हमने समझ लिया, उसका इक्वेशन हमने लिख लिया है। क्या है, यदि कोई बॉडी जिसका लीनियर मोमेंटम है उसका जो मास रहेगा, उसका m रहेगा, और उसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी उसका क्या होता है, v होता है। ठीक है, तो अगर हम उसी का हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, तो लीनियर अगर मोमेंटम निकालते हैं जो कि p होता है, तो ये क्या हो जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा p = mv, ऐसा लिख सकते हैं। ये होगा लीनियर मोमेंटम का। अब देखा जाए जैसे ये p की जो वैल्यू आई है ये मोमेंटम का, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ जो p है ना, ये
मोमेंटम का है, जो चेंज मोमेंटम, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी यहाँ पे ऐसे निकाल देते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो हमारा यहाँ क्या था, तो हमारा यहाँ था या फोर्स इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे के था, यहाँ डेल्टा, यहाँ पी था, पी की जगह में क्या करना है, एम बी लिखना है, ठीक है, एम बी हो गया और ये हो गया डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन अभी बदल कर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अभी हम देखिए, जैसे यहाँ मास है, यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है। अभी हम क्लासिकल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, जहाँ पे जो हमारे जो बॉडी का स्पीड है वो जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे बहुत कम है, ठीक है। तो उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, यदि मतलब हमारे बॉडी का जो स्पीड है, अगर वो नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट जाता है तो उसका मास भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मास भी चेंज हो जाता है। अगर कब चेंज होता है, यदि वो स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट जाता है तो उसका मास चेंज हो जाता है। बट अभी क्या हम क्लासिकल फिजिक्स यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट की, जो हमारा बॉडी का वेलोसिटी है वो क्या है, बहुत छोटा है सी से, ठीक है। ये हमारा सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो इस केस में हमारा मास तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। मास हमारा सेम कांस्टेंट रहेगा, बॉडी चाहे कितना भी स्पीड से मूव करे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये हमारा हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू के, हमने मास को यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ हो गया ये यम, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये बचा। ये हमारा इक्वेशन अभी यहाँ बन गया। अब इसको अब आगे क्या करना है, हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें तो सॉल्व कर लिए हैं। अब जैसा कि हमने तीसरे लेक्चर में जो देखा था, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये क्या है, इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाता है। तो ये डेल्टा वी बाय डेल्टा क्या हो जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। जैसा कि हम मोशन चैप्टर से पढ़ रहे हैं भाई, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ना, तो एक्सीलरेशन ये हो जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, ये फोर्स है, ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फोर्स इज इक्वल टू के, और ये हमारा एम हो जाएगा। अब डी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या हो गया हमारा, ए एक्सीलरेशन ना, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन बन गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी आगे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करके यहाँ से इसको निकाल देते हैं। इसमें हमारा जो के है क्या है, कांस्टेंट है, के था हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी था, तो ये क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। इसमें ये कांस्टेंट अगर हमारा 1 है तो यहाँ में डालते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, तो हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हो जाता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का, ये हमारा ए है, ठीक है। ये हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो जैसे आप कहीं देखो फोर्स कितना अप्लाई हो, लोग बोलते हैं कि भाई 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अभी ये न्यूटन आएगा कैसे, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे जो मास है ना, तो यहाँ मास का क्या है, केजी में होता है ऐसा यूनिट। एक्सीलरेशन है जो हमारा, एक्सीलरेशन का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड है। तो अभी न्यूटन में कैसे होता है, हमारा जो फोर्स का यूनिट न्यूटन में कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, न्यूटन क्या है इस टाइम उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, तो और आसानी होगी हमको समझने के लिए, ठीक है। अब इसको समझने के हम क्या करते हैं, अभी जो हमने पिछला इक्वेशन जो डिराइव किया था, हमने जो पिछला इक्वेशन निकाला था उसको पहले कंसिडर करते हैं। इक्वेशन क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमने इक्वेशन निकाला था। तो अभी ये क्वेश्चन हमने हमें डिराइव किया था वही कंसिडर कर लेते हैं। तो जिसमें हमारा एम क्या है, ये हमारा एम क्या है, मास है, ठीक है। हम मान लेते हैं जो हमारा मास है 1 kg है, ठीक है, ये 1 kg है यहाँ पर। अब जो हमारा एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन ए है हमारा, वो कितना है, 1 मीटर सेकेंड मान लेते हैं, और ऐसे कर सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया ये है। तो अभी अगर इसको यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 kg, और ये हो जाएगा इंटू 1 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 kg मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इसके इक्वल टू कर देते हैं फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन,
ये हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो है SI यूनिट ऑफ फोर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे न्यूटनियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी पर तो उसका मतलब क्या है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड का ही अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाता है न्यूटन का। तो कहीं भी हम फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसको हम बताते हैं, हिसाब बताते भाई इतना न्यूटन फोर्स, इतना न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन जो भी है, तो उसका इस तरह से इसका यूनिट बनता है न्यूटन का। तो ये टर्म हमें याद रखना है, न्यूटन भाई न्यूटन क्या है, ये न्यूटन टर्म का फोर्स का ये यूनिट आया कैसे, ये हमें ये टर्म को याद रखना है। तो अभी हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो इसमें हमने इसका स्टेटमेंट देखा, उसका इक्वेशन कैसे बना वो हमने देखा, उसके यूनिट्स कैसे निकालते वो हमने देखा, फिर हमने न्यूटन को यूनिट कैसे निकालते हैं, न्यूटन का डेफिनेशन क्या वो हमने देखा। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिससे हमें पता चला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चला। लेकिन ये निकाला क्यों गया है, ये क्वेश्चन बनाया क्यों गया है भाई, जैसे हमने कि पहले ही चैप्टर पढ़ते आ रहे मोशन, पहले ही चैप्टर का जो हमारा नाम था मोशन था। ठीक है, तो अभी हमारा जो दूसरा चैप्टर था इसमें हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो मोशन हो रहा है उसके लॉ हैं। ठीक है, तो अभी जो जैसे कि टाइटल से ही पता चला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो अभी ये कहाँ पर अप्लाई होगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, एक्चुअली रियल में लाइफ में कभी ऐसा यूज़ होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कहीं इसका यूज़ होता है? यस, इसका यूज़ होता है। तो पहली बात तो न्यूटन ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, पहली बात तो ये हमें ये बताता है कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है जो भी, और फोर्स का और लीनियर मोमेंटम का, इनका दोनों का ये रिलेशन बताता है। ये कौन सा बताता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। जैसे हम लॉन्ग जंप करते हैं ना, जैसे हम लॉन्ग जंप करते हैं तो यहाँ कैसा होता है, यहाँ पे ऐसा, इसमें से सब बालू भरा होता है, यहाँ पे ऐसा बालू रखा होता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे कोई है ऐसा, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ बालू होता है, यहाँ पे ऐसा लाइन होता है, तो क्या कोई होता है, एक ऐसा आदमी होता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ऐसा है यहाँ पे, वो क्या करता है, यहाँ से भाग भाग के आता है, फिर यहाँ से जंप मारता है, बालू में जा गिरता है धाड़ से। क्या करता है वो, यहाँ से दौड़ते होते आता है, फिर यहाँ से वो जंप मारता है, यहाँ पे बालू में गिरता है धाड़ से इसमें। तो अब इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ से आ गया? अगर मान लेते हैं ये यहाँ बालू नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बालू नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा सिर्फ एक एकदम क्या बोलते हैं, एकदम प्लेन यहाँ पे ऐसा ज़मीन है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ नहीं, बालू कुछ नहीं, वहाँ पे जो रहता है, ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से दौड़ के आएगा, इस पर जंप मारेगा धड़ से। अगर यहाँ पे मतलब बालू नहीं रहेगा, मिट्टी खोद के नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, उसके हाथ पैर तो टूट जाएंगे। अगर आप ऐसे जंप मारो, ऐसे प्लेन पे किसी पत्थर पे ऐसा कूद के, जब प्लेन हो जाए सड़क पे ही कूद के मारो, आपका हाथ पैर टूट जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा गड्ढा करते हैं पहले, उसमें फिर बालू डालते हैं। तो जब ये बंदा यहाँ से दौड़ के आता है, जब ऐसे जंप मारता है बालू में धड़ से ना, ऐसे कूद के जंप मारता है, लॉन्ग जंप करता है, चाहे हाई जंप होता है, लास्ट में क्या होता है, बालू पे गिरना रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब एक बार इंसान बालू पे आता है ना, तो जो उसकी जो मोमेंटम रहता है वो चेंज होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि एक बार जैसे बालू सरफेस जब आएगा ना, उसके बाद क्या होगा, उसका हल्का सा उसका मोमेंटम चेंज होगा, वो अंदर से ऐसे पेनिट्रेट करेगा, अंदर से ऐसे धसेगा, फिर जाके वहाँ पर रेस्ट हो जाएगा, है। यहाँ पे दो चीज़ें होती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे प्लेन सरफेस है, अगर वहाँ पे बालू नहीं है, प्लेन सरफेस है, तो अगर इंसान तब जंप मारेगा, तो जितना जंप ऊपर से मारेगा उतने नीचे से एक्सर्ट भी करेगा, तो उसका इंसान का हाथ पैर टूटने का चांस ज़्यादा है, हाथ पैर टूट सकता है, चोट लग सकती है। तो लोग क्या करते हैं, वो नीचे यहाँ पे गड्ढा करके बालू भर देते हैं। तो इंसान क्या, जब कोई भी जंप मारता है उसको ऊपर से, तो क्या करता है, उसको चोट कम लगती है। तो इसका एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और दूसरा एग्जांपल जो बेस्ट होता है, आप जब देखते हो आजकल क्रिकेट मैच देखते हो, उसमें आप खेलते भी रहोगे क्रिकेट मैच, आप जब बॉल कैच करते हो, जैसे मान लो बॉल ऐसे आ रहा है हमारी तरफ से, जब बॉल आप कैच करते हो, क्या बॉल कैच ऐसे करते हो बॉल को? अगर आप ऐसे करोगे क्योंकि बॉल इतना तेज़ी से आ रहा है और आप इतना कैच ऐसे करोगे, तो मतलब आपके फिर हाथ में क्या होगा,
चोट लग जाएगी, बॉल आपसे छूट जाएगा, बॉल पकड़ में नहीं आएगा। तो आप कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके भी देख लो। आप जब बॉल आ रहा है, बॉल क्या करो, ऐसे हल्का से जो क्या अपने डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आ रहा है बॉल, हमने स्टेटमेंट में ही देखा है, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉल को कैच कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, ऐसे कैच कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, बॉल इस डायरेक्शन में आता रहता है, उसको हमेशा ऐसे ऐसे हल्का से नीचे की तरफ खींच लेते हैं, तो क्या होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो ऐसे मान लीजिए जो भी उसका वेलोसिटी रहेगा आपके हाथ में टच करने से पहले, आप बेशक जब रेस्ट मारने से पहले क्या ऐसा होता है, मोमेंटम थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये उसका होता है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अगर आप नहीं खींचेंगे, इसे पीछे की तरफ हल्का से नहीं खींचेंगे, तो आपके हाथ में बहुत देर से चोट लग सकती है, आपको इंजरी भी हो सकती है, बॉल हाथ से भी छूट सकता है। तो हम क्या करते हैं, हल्का से उसी डायरेक्शन में से क्या करते हैं, बॉल को इसे पीछे खींच लेते हैं, फिर हमारा कैच अच्छे से पकड़ में आता है, हमें चोट भी नहीं लगती है, चाहे जितना भी बड़ा कैच रहे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये होता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये दो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वैसे नहीं बहुत सारे एग्जांपल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, तो हम सब सारी चीज़ में एग्जांपल नहीं कंसिडर कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये फिलहाल आप भी समझने के लिए दो ही एग्जांपल है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। हमने आज के लेक्चर में सीखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसके एग्जांपल्स देखें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, भूलिएगा मत,